हर हर महादेव। जय हो बाबा अमरनाथ की। तो अमरनाथ यात्रा कल से यानी 29 जून से शुरू हो चुकी है। वैसे तो अमरनाथ यात्रा हर बार कड़ी सुरक्षा के बीच की जाती है, लेकिन अगर इस बार की बात करें तो आपको लगेगा कि जैसे आप Z+ सिक्योरिटी में यात्रा कर रहे हो, क्योंकि इस बार यात्री की सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना अमरनाथ यात्री की सुरक्षा में खड़े हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी पूरी यात्रा के दौरान उनके मार्गदर्शन का अच्छे से पालन करें। तो आज के इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा 2024 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और नई जानकारी देंगे और अमरनाथ यात्रा के ऊपर बनाई गई पिछली वीडियो में जो कुछ सवाल आए थे उसके उत्तर भी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अमरनाथ यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है रजिस्ट्रेशन की, जो कि 3 प्रकार से होता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आप यात्रा में नहीं जा सकते और इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। उसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको परमिट डेट से 2 दिन पहले ही जम्मू, श्रीनगर या उधमपुर पहुंचना होगा, क्योंकि यात्रा में हर जगह पर आगे जाने का एक समय फिक्स होता है। उसके बाद आपको आगे नहीं जाने देंगे। जैसे कि पहलगाम नूनवान कैंप में एक्सेस गेट सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद आगे नहीं जाने देते। तो ऐसे में आपको एक नाइट पहलगाम में ही रुकना पड़ेगा। और चंदनवाड़ी में सुबह 6 से 11 बजे तक ये गेट खुला रहता है। शेषनाग में सुबह 6 से 2 बजे तक, पंचतरनी में सुबह 5 से 3 बजे तक और पवित्र गुफा के दर्शन का समय सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक का होता है। तो जब आप जम्मू पहुंचते हो तब सारी सरकारी बसें कॉन्वॉय के साथ सुबह 5 से 6 बजे तक निकल जाती है। उसके बाद आप टैक्सी या प्राइवेट बस से पहलगाम जा सकते हो, जिसमें कॉन्वॉय साथ नहीं होता। और ऐसे ही श्रीनगर पंथा चौक में भी होगा, वहां से पहलगाम नजदीक पड़ता है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। लेकिन वहां से भी सुबह 5 से 6 बजे कॉन्वॉय के साथ बसें निकल जाती है। तो मेरी एक सलाह है कि आप कॉन्वॉय के साथ ही पहलगाम के लिए निकले और शाम के बाद जम्मू से या श्रीनगर से पहलगाम की यात्रा ना करें, उसमें रिस्क होगा। तो अब मान लो कि अगर आपकी परमिट डेट 15 जुलाई की है तो आपको 13 जुलाई को ही जम्मू, श्रीनगर या उधमपुर पहुंच जाना होगा। और वहां पहुंचते ही सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवा ले, जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाओगे। RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपका डेटा सेव होता है और उसी से आपकी ट्रैकिंग होती है, यानी आपके लोकेशन का पता चलता है। और इससे श्री अमरनाथ साइन बोर्ड को पता रहता है कि किस पॉइंट पर कितने लोग मौजूद है, जिससे किसी इमरजेंसी के वक्त आपको ट्रेस करके आप तक जरूरी सेवाएं पहुंचाई जा सकती है। तो इसी वजह से RFID कार्ड बनवाना जरूरी है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये फ्री में ही बन जाता है और यात्रा खत्म करके इसे आपको लौटा देना है। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। तो अब मेरी पिछली वीडियो में कमेंट में जो कुछ सवाल आए थे उसके जवाब दे देता हूँ। एक सवाल था कि RFID कार्ड कहाँ कहाँ बनता है और उसका टाइमिंग क्या है। तो अगर जम्मू की बात करें तो भगवती नगर यात्री कैंप में, जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पर, महाजन हॉल जो कि शालीमार रोड पर पड़ता है, गीता भवन, वैष्णवी धाम वो भी रेलवे स्टेशन के पास ही है, और पंचायत भवन जो कि त्रिकुटा नगर जम्मू में मौजूद है। इन सारी जगह से आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और आपको बता दे कि बताया जा रहा है कि इनमें से जम्मू रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत ही कम रहती है, तो वहां से आपका RFID कार्ड जल्दी बन जाएगा। और अगर कश्मीर की बात करें तो बालताल बेस कैंप में, पंथा चौक श्रीनगर में, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, नूनवान बेस कैंप पहलगाम में और नीलगढ़ और पहलगाम के हेलीपैड पर भी आपका RFID कार्ड बन जाएगा। अब रही बात काउंटर टाइमिंग की, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि कई जगह पर सुनने में आया है कि सुबह 4 या 5 बजे भी RFID कार्ड कई लोगों ने बनवाया है। तो कई जगह पर सुबह 6 से शाम के 8 या 9 बजे तक RFID काउंटर खुला रहता है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे RFID कार्ड बन जाता है। वहाँ पर जैसे जैसे यात्री की ट्रेनें आती है वैसे ही उनका कार्ड बन जाता है। और उधमपुर रेलवे स्टेशन में भी RFID कार्ड काउंटर देर तक खुला रहता है और बाकी बची सारी जगहों पर लगभग शाम के 7 या 8 बजे तक तो काउंटर खुला ही रहता है। तो आप 2 दिन पहले ही श्रीनगर या जम्मू पहुंच जाए, क्योंकि इसमें एक नाइट आपकी जम्मू या श्रीनगर में और दूसरी नाइट पहलगाम में होगी। उसके बाद आप तीसरे दिन चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू कर सकते हो।
दूसरा सवाल था कि रात को कितने बजे तक बेस कैंप में एंट्री मिलती है। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेटा अभी तक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भगवती नगर यात्री निवास में रात में किसी भी वक्त आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यात्री की ट्रेन का टाइम तो कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी वक्त यात्री आ सकते हैं, इसीलिए आपको वहाँ पर एंट्री मिल जाती है। लेकिन पहलगाम बेस कैंप के टाइमिंग का डेटा अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक सवाल ये भी था कि रात के 1 या 2 बजे हम नुनवान बेस कैंप पहलगाम में एंट्री ले सकते हैं या नहीं। तो इसमें ये होगा कि आप शायद श्रीनगर से या जम्मू से शाम के बाद प्राइवेट टैक्सी से पहलगाम जाओगे, तभी आप पहलगाम में नाइट या लेट नाइट पहुंचोगे। तो भाई नाइट जर्नी आपकी कॉन्वॉय के बिना होगी, जो कि काफी रिस्की है। तो शाम के बाद पहलगाम जाने का रिस्क ना ले और आप जहाँ पर भी है वहाँ पर एक नाइट होल्ड कर ले और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आप कॉन्वॉय के साथ ही पहलगाम के लिए निकले। यही बेस्ट और सेफ ऑप्शन है। आपको बता दे कि ये कोई डराने की बात नहीं है, लेकिन जो रिस्क है वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि भाई पूरी जिंदगी इधर उधर हो जाए उससे अच्छा है कि एक नाइट इधर उधर कर ले और रात में यात्रा ना करे। तीसरा सवाल था कि यात्रा में कितने दिन लगते हैं और क्या हम एक ही दिन में चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू करके बाहर निकल सकते हैं या नहीं। तो बालताल वाले रास्ते से एक ही दिन में आप दर्शन करके निकल सकते हो, लेकिन चंदनवाड़ी से जाओगे तो वो हेलीकॉप्टर से ही पॉसिबल है, क्योंकि चंदनवाड़ी पैदल यात्रा में 12 किलोमीटर के बाद आता है शेषनाग, जहां पर अगर आप सुबह के 8 बजे यात्रा शुरू करते हो तो 12 से 1 बजे तक शेषनाग पहुंच सकते हो। बाकी आपके चलने पर निर्भर करता है। और अगर आप 2 बजे या उसके बाद शेषनाग पहुंचोगे तो फिर आगे नहीं जाने दिया जाएगा और आपको शेषनाग में ही एक नाइट करनी होगी। और अगर 2 बजे से पहले पहुंचकर आप पंचतरनी के लिए आगे निकल जाते हो तो पंचतरनी से भी 3 बजे के बाद आगे नहीं जाने देंगे। और शेषनाग से पंचतरनी की दूरी 14 किलोमीटर की है और इसी बीच यात्रा की सबसे ऊंची और बर्फीली चोटी गणेश टॉप को पार करना है। तो उसी दिन पंचतरनी में 3 बजे तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो 3 बजे के बाद पहुंचते हो तो ऐसे में आपको एक नाइट पंचतरनी में ही करनी पड़ेगी। और अगर चलो मान भी लेते हैं कि अगर आप पंचतरनी भी 3 बजे से पहले पहुंच गए तो भी वहां से अमरनाथ की पवित्र गुफा 6 किलोमीटर दूर है और पवित्र गुफा में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक का होता है। तो जब दर्शन ही नहीं होंगे तो पंचतरनी से आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब आपको मिनिमम एक नाइट तो इस रूट पर करनी ही पड़ेगी, या तो शेषनाग में या तो पंचतरनी में। और वैसे भी बताया जा रहा है कि इस बार इस रूट पर बर्फ ज्यादा है, तो इसी वजह से आपको थकान और ऑक्सीजन की कमी ज्यादा महसूस हो सकती है। रास्ते में कई जगह पर पानी और कीचड़ भी होगा और रास्ता भी फिसलन भरा होगा। तो बेहतर यही है कि यात्रा में जल्दबाजी ना करे और शांति से आराम करते करते अपनी यात्रा पूरी करे, क्योंकि यात्रियों की ऐसी जल्दबाजी की वजह से रूट पर मौजूद आर्मी के जवानों को, एनडीआरएफ की टीम को और आरोग्य कर्मियों को भी सेवाएं पूरी करने में दिक्कत होती है। तो हमारा फर्ज है कि हम ऐसी जल्दबाजी ना करके उनके आदेशों का और मार्गदर्शन का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि हम तो 1 या 2 दिन में दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरी यात्रा पीरियड के दौरान वहीं पर रहना है और बाकी यात्रियों का भी ध्यान रखना है। हम इस यात्रा में 1 या 2 दिन में थक जाते हैं, ठंड और बारिश से परेशान हो जाते हैं, तो उनको तो इस बार 52 दिनों तक वहाँ पर ऐसे ही माहौल में सेवा देनी है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की। तो जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं हुआ है वो वहां पहुंचकर जम्मू से, श्रीनगर से और पहलगाम से ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हर साल 1 लाख के आसपास यात्री ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन इसमें घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। और ऊपर से ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिस दिन की परमिट चाहिए वो ना भी मिले। यानी जरूरी नहीं कि आज आप कतार में खड़े हैं तो आपको कल का ही परमिट मिल जाएगा। हो सकता है कि परसों का भी परमिट मिले, क्योंकि हर दिन का एक कोटा फिक्स होता है। लगभग हर रोज 10,000 यात्रियों का जत्था रवाना किया जाता है और वो भी इस बार यात्रियों की कुल संख्या कितनी है उस पर निर्भर करेगा। अगर इस बार संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा लोगों को भी जाने दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि आपका वहीं पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको RFID कार्ड भी बनवाना होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं बनता। तो उसके लिए भी आपको कतार में ही लगना होगा। तो बेहतर होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या बैंक में जाकर ऑफलाइन करवा कर ही यात्रा में जाए। और अभी की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बार हर साल के मुकाबले ज्यादा यात्री पहुंचने की संभावना है। हर साल 3 से 4 लाख यात्री दर्शन कर पाते हैं, जबकि इस बार यात्री की संख्या 6 लाख के आसपास होने की बात बताई जा रही है।
जिसमें से 4 लाख के आसपास के यात्री ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले हैं, 1 लाख के आसपास के ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाले, और हर साल की तरह 1 लाख यात्री हेलीकॉप्टर से जाने वाले होंगे। तो हो सकता है कि शुरुआत के 15 दिनों में आपको वहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो आखिर में आपको बता दूं कि इस बार यात्रा में ठंड ज्यादा होगी, तो आप साथ में गर्म कपड़े जरूर लेकर जाना, और आपके जूते भी अच्छी ग्रिप वाले और वाटरप्रूफ होंगे, तो आपको चलने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा रेनकोट पहलगाम या बालटाल से ले लेना, और कान में डालने के लिए रुई या ईयर प्लग भी साथ में रखना। दोस्तों, हमने इसके अलावा अमरनाथ यात्रा पर 3 और भी वीडियो बनाई है, जिसमें शायद आपको बाकी के सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, तो उसे एक बार जरूर देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी सवाल है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो बाबा बर्फानी की। हर हर महादेव।